आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं किए जाएंगे। आप सभी इसको निडर होकर जो है इसको देखते रहिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है इसमें कि पेंटेन जिनका अणु सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयी संभव है। तो इसके संरचना समावयी की बात करें प्यारे बच्चों तो तीन तरह के संरचना बनते हैं। एक नॉर्मल पेंटेन बन जाएंगे, एक आइसो और एक नियो पेंटेन बनेंगे। अतः ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको याद करके जाइएगा सेंटर पर। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन की बात कर रहा है तो आवर्त सारणी के कौन से वर्ग है, तो 14वें वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। आप लोग इसको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र जो है प्यारे बच्चों पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट्टा मार के जाइए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाला उपकरण जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। पराग कोश में तो पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है इसमें कि लसिका का रंग होता है तो हल्का पीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ जो है हो जाएगा आपका डीडीटी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, वह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो जहां भी आपको प्लस में मिल जाए तो समझिएगा कि वह उत्तल दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में 1/f बराबर 1/v + 1/u आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वह +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब की बात की जा रही है तो वह इनमें से सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आपका समतल, उत्तल और अवतल सभी में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है प्यारे बच्चों। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की, आप सभी को पता भी है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन होता है, तो आरबीसी होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। कृमि रूप परिशेषिका की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो यह आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है। प्रकाश की ओर जो प्रारोह की गति होती है उसको प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का
प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो आयोडीन नमक के प्रयोग का सलाह जो है घेघा से बचने के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में प्यारे बच्चों कपाल तंत्रिका कितनी होती है? तो 12 जोड़े। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो गंध को पहचानने का केंद्र माना जाता है? तो वह अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर। आप लोग इसको याद करके जाइएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। यानी प्रथम मासिक धर्म का जो प्रकट होना होता है उसको क्या कहते हैं? तो मेनार्चे कहा जाता है। मेनार्चे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि जो है दाब कलम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो इसमें अपवर्तन कोण R में संबंध पूछा जा रहा है। तो R जो होता है प्यारे बच्चों बड़ा होता है I से, यानी R बड़ा होगा I से, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है प्यारे बच्चों। आप सभी को याद भी है, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल की बात करें तो वह सिलिकॉन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, इसको टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो लघुपथन के समय यानी बहुत कम हो जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका याद करके रखिएगा, बिल्कुल ही आप लोग के VVI प्रश्न है और आया हुआ भी है। और इसमें कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी वह कितनी होगी? तो प्रवाहित विद्युत धारा की बात करें तो 25/121 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 380 nm हो जाएगा, नैनोमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में प्यारे बच्चों क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? पराग कोश में पाया जाने वाला जो होता है पराग कण होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन जो है प्यारे बच्चों कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है इसमें कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। ये लैंगिक जनन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह अरस्तु है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मानव युग्मक में लिंग क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो लिंग जो गुणसूत्र होता है लिंग क्रोमोसोम वह 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वह क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है, जो ऑप्शन
नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो होता है वह कहाँ संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। कौन से पीएच मान वाला जो विलयन होगा प्यारे बच्चों सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो वह पीएच मान कितना होगा, 11 होगा। और जिसका जो है मान ज़्यादा होगा, और मान लीजिए जिसमें 13 रहता या 14 रहता, तो उसका पीएच मान ज़्यादा होता, उसका मान जो है क्षारीय ज़्यादा होता। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कह रहा है इसमें कि चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल के रासायनिक नाम की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है। सोडा एस की बात की जा रही है तो Na2CO3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ग्लोबल लवण के सूत्र की बात करें तो Na2SO4 10H2O हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। तो आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक जो है मेथिल ऑरेंज होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है, तो वह कोयला है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में प्यारे बच्चों क्या होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न की। और इसमें कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो वह हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा यानी कि Na2CO3 10H2O, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में। और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये आपको सीधे सीधे जाके एग्जाम में छाप देना है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में से कौन अधातु है। अधातु की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके पी हो जाएंगे, फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है प्यारे बच्चों, Ca यानी 20 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बना रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो CaSO4 2H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी में बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। प्रश्न इसमें कह रहा है कि बोरोन का परमाणु भार क्या है। बोरोन का पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो बोरोन की परमाणु भार की बात करें तो 11 है, जो ऑप्शन नंबर बी के में राइट आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन की बात करें तो आपके जिंक हो जाएंगे Zn का, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें प्रश्न प्यारे बच्चों कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के परमाणुओं का अनुपात जो होता है 1:3 होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है प्यारे बच्चों वह कौन सा होता है, तो इसमें जो आपको हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि ये दोनों हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी और सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका बी और सी दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है कि आवेश का SI मात्रक होता है।
तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसको C के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर C आप लोग इसको रट के रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इसमें कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र होता है प्यारे बच्चों, वह साफ साफ यानी दूर की वस्तु को देख सकता है। आप सभी को पता है, जो दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु को देखेगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो आर्स्टेड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों, वह कैसी होती है, तो उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में, दोनों में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। सामान्य नमक का जलीय घोल जो होता है विद्युत का सुचालक कैसे होता है, तो धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु की बात कर रही है तो वह ग्रेफाइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है इसमें कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे क्रियाशील धातु है। तो सबसे क्रियाशील धातु की बात करें तो आपके हो जाएंगे सोडियम। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न प्यारे बच्चों कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना की बात करें तो वह 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जाए कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो किरोसिन में डुबोकर रखे जाने वाला धातु जो है सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। तो जलीय विलयन में जो है कौन उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, इनके कौन से उत्पन्न होंगे, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो आपके H+ आयन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है। सबसे सबल अम्ल की बात करें तो आपके जो हो जाएंगे SI। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल यानी कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि वह उदासीन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है प्यारे बच्चों इसमें प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कौन सा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वह अम्ल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बना रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह इसमें कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो होता है DDT होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में CO2 की बात करें तो 0.03%। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है इसमें कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन हो जाएंगे, तो टैनिन, गोंद, रेजिन, ये सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट लीजिए। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन के उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो जड़ की वृद्धि, यानी जड़ की जो वृद्धि होती है नीचे की ओर, वह गुरुत्वानुवर्तन है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है।
पूर्ण विकसित अंडाशय को प्यारे बच्चों फल कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे आपके स्क्रीन पर दिया हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग जो है प्यारे बच्चों एड्स है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्यारे बच्चों 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। हम लोग वैसे प्रश्नों को देखे जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न सीधे सीधे आपको जाकर एग्जाम में छाप देना है। और ऐसे ही सभी विषय के प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।